हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा था। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो। ये जस्ट लाइक एबीसीडी ऑफ अकाउंटिंग है ना। तो एबीसीडी के बिना आप न वर्ड न लेटर बना सकते हो, तो उसी तरह से आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो कि अकाउंट्स में आगे यूज होने वाले हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज इवेंट्स। नाउ इवेंट्स क्या है, सीधा सवाल यहाँ पे है हमारा, इवेंट्स क्या है। और इसका बहुत आसान जवाब है कि कोई भी फाइनल आउटकम जो ट्रांजैक्शन से जो भी फाइनल आउटकम आता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज से, उसे हम लोग इवेंट्स कहते हैं। ठीक है। फाइनल आउटकम ऑफ अ बिजनेस activity that can affect the account balance of the company if it is financial in nature. There are two types of event. तो दो तरह के हो सकते हैं ये अल्टीमेट हमारे आउटकम्स। क्या क्या, एक इंटरनल इवेंट्स हो सकता है और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल किसे कहेंगे, व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस विद इन द realm ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। बिजनेस के अंदर अगर कोई एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंटरनल इवेंट्स में आ जाएंगे, जैसे सप्लाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय स्टोर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस एटसेट्रा। दूसरा एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स में क्या आ गया कि व्हेन बिजनेस एंटिटी ट्रांजैक्ट विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब बिजनेस एंटिटी यानी कि बिजनेस क्या कर रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है वो एक्सटर्नल इवेंट्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल परचेजिंग सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड टू अदर एंटरप्राइजेस। ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, those business activities that have direct or indirect impact on the finance of business। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज बिजनेस की जो क्या कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके फाइनेंस को अफेक्ट कर रही है। फाइनेंस यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी ट्रांजैक्शंस जो होगा वो फाइनेंशियल नेचर होगा हमेशा। ओके। A business transaction or event entered into between two or more parties are recorded in the books of account। ओके। बुक्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं, जो भी बुक्स हमारा मेंटेन होता है, जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, उसके बारे में आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। इसमें आपने देख लिया इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आगे आते हैं हम लोग। नाउ इसके एग्जांपल्स को, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज अल्फा लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ साइकिल विच कॉस्ट ₹4200 per cycle. Beta Limited purchases 20 cycle from Alpha Limited at 5000 per cycle. The purchasing and selling that took place between two business entities is a transaction. अब देखो कि दो यहाँ पे बिजनेस है, एक अल्फा लिमिटेड और एक बीटा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड का एक साइकिल का जो कॉस्ट है दैट इज 4200, और उसने यहाँ पे बीटा लिमिटेड को सेल किया है एक साइकिल का जो प्राइस है 5000 पर साइकिल। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो परचेजिंग और सेलिंग का जो एक्टिविटी हुआ है इसे ही ट्रांजैक्शन कहा गया। while रिडक्शन इन स्टॉक एंड प्रॉफिट अर्न इज इवेंट। वहीं पे जब इसके वजह से, इस ट्रांजैक्शन के वजह से क्या हुआ, स्टॉक घटा किसके पास, अल्फा लिमिटेड के पास जो भी गुड्स था यानी साइकिल था, साइकिल क्या हो गया, घट गया। 20 साइकिल ये इसको बेचा है तो 20 साइकिल घट गया। इसी घटना को इवेंट कहा जाता है। और साथ साथ प्रॉफिट हुआ, पर यूनिट प्रॉफिट 800 रुपीज हुआ। ये क्या कहलाया, इवेंट कहलाया। Therefore, it is right to say all transactions are event, but all events are not transactions। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर ट्रांजैक्शंस इवेंट होंगे, लेकिन हर इवेंट ट्रांजैक्शन ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन होगा ही। बिकॉज become a transaction an event must be of financial nature। ट्रांजैक्शन होने के लिए इवेंट का फाइनेंशियल नेचर होना जरूरी है, यानी कि पैसे इंक्लूड होने जरूरी है। द ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, व्हाइल इवेंट इज जस्ट अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है। ये चीजें हो सकती है कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट अल्टीमेट हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। इवेंट में इससे आपको ये समझ में आ गया कि दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों पार्ट इवेंट्स में आ सकते हैं। लेकिन
ट्रांजैक्शंस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ही होना चाहिए, मॉनेटरी इफेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान से देखो। सो अकाउंट्स में क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन होता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन्ड होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम डेटा मेंटेन करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि बहुत तरीके के हमें यहाँ पे प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजरने होते हैं। सो ये जो हम लोग मेंटेन करते हैं अकाउंट्स, तो वो कितने समय का होता है, ये अकाउंटिंग पीरियड कह ले या अकाउंटिंग ईयर कह ले, सो ये 12 मंथ्स का होता है। अब इसको दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि दो तरह का हो सकता है अकाउंटिंग ईयर। बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ये वैरी करेगा कि जो उसे अपनाना है वो अपना सकता है। एक है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर उसी साल में। और फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, यानी अगले साल 31 मार्च। सो ऐसे तो बिजनेसमैन दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और दोनों में से कुछ भी ये बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेंटेन कर सकते हैं ये। लेकिन ऑथोरिटीज और गवर्नमेंट ऑथोरिटीज या टैक्सेशन ऑथोरिटीज या यूनिवर्सली जो क्या होता है एक्सेप्टेबल होता है वो फाइनेंशियल ईयर है। तो बिजनेसमैन कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने हैं जिसमें उसे गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है, ठीक है, या कंपेयर करना है दूसरे बिजनेस से, तो वो फाइनेंशियल ईयर को ही अपनाएंगे, दैट इज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अब हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? सो बिजनेस ओनर के द्वारा, है ना, ओनर कुछ भी अगर बिजनेस में लगा रहा है, ये ओनर है, ये हमारा बिजनेस है, तो कुछ भी अगर बिजनेस में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो क्या करेगा, कुछ पैसे या तो कुछ कोई रिसोर्सेज, है ना। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इज कॉल्ड कैपिटल। सो अब ओनर ने, जैसे हो सकता है कि बिजनेस में वो स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाया, या हो सकता है और भी उसके पास कुछ सामान था, जैसे लैपटॉप घर में रखा हुआ था, तो उसको बिजनेस के पर्पस के लिए ही यूज कर लिया। तो बिजनेसमैन के द्वारा, ओनर के द्वारा कुछ भी लगाया जा रहा है, चाहे वो कैश हो चाहे काइंड हो, वो सभी कैपिटल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल, है ना। ये ध्यान रखना है कि ओनर के द्वारा बिजनेस में जो भी कुछ लगाया जा रहा है उसे कैपिटल कहा जाता है, या तो वो कैश हो सकता है या काइंड हो सकता है। ओके, सो इसको कैपिटल को और क्या क्या कह सकते हैं, तो ओनर्स इक्विटी कहते हैं, या नेट वर्थ या नेट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में कैपिटल को पूंजी कहा जाता है। वही ड्राइंग क्या है, सेकंड नेक्स्ट टर्म हमारा ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या है कि ओनर के द्वारा जब भी बिजनेस से कुछ भी निकाला जा रहा है, कुछ भी विड्रॉ किया जा रहा है ना, या तो कैश विड्रॉ किया जा रहा है या तो काइंड विड्रॉ किया जा रहा है, कुछ गुड्स या कुछ भी कोई एसेट्स ही लेके चले गए, है ना। एसेट्स का मतलब आगे और आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी सामान या यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी पैसे विड्रॉ कर रहा है, सो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग के लिए ये ध्यान में रखना है कि जो भी विड्रॉ हो रहा है, यानी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इसमें पर्सनल यूज कंपलसरी है। सो पर्सनल यूज या प्राइवेट पेमेंट के लिए जब भी बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फर्म ने किसी आउटसाइडर से कुछ उधार ले रखा है या उसे पैसे देने हैं, है ना। जब चुकाने होते हैं बिजनेस को, जब क्या करने होते हैं, किसी को चुकाने होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बैंक को ही चुकाने होंगे। सो किसी भी पर्सन को अगर पैसे लौटाने हैं, पैसे देने हैं फ्यूचर में, या ऑब्लिगेशन मेड इन फ्यूचर, ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू बी मेड इन फ्यूचर। सो ऑब्लिगेशन अगर पेमेंट करने हैं, ऑब्लिगेशन का कोई पेमेंट करना है फ्यूचर में, सो उसे लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। यानी इससे आपने समझा कि बिजनेस को अगर कोई भी चीजें वापस करनी हो किसी को, सो उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। फर्म ओज टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर को देना है, एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स के को छोड़ के, लेकिन प्रोप्राइटर्स भी काइंड ऑफ हमारा लाइबिलिटी कहलाएगा। कैसे? तो आप देखो यहाँ पे कि दो तरह के लाइबिलिटीज हो सकते हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है और दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। सो इंटरनल लाइबिलिटी क्या है कि जो भी पैसे ओनर्स को वापस करने हैं, सो
business entity has to pay to the proprietor or owners are internal liabilities such as capital or accumulated profit. So capital, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आपको। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आखिर किसे कहते हैं ये देखते हैं। समझो एक बिजनेस है, आप ये चलो यहां से समझ लो, ये ओनर है और ये है हमारा बिजनेस। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सो एंटिटी का मतलब होता है पर्सन। पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के हो सकते हैं, एक हो जाता है नेचुरल पर्सन और दूसरा हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सो नेचुरल पर्सन जो जिंदा है उसे कहते हैं नेचुरल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। सो बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन होता है जब वो रजिस्टर हो जाता है तो, और ओनर जो होता है वो नेचुरल पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ये आगे आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे सो आपको समझ में आएगा कि कैसे आर्टिफिशियल पर्सन भी एक बिजनेस का ओनर हो सकता है। सो फिलहाल यहाँ पे ओनर जनरली क्या होगा, नेचुरल पर्सन होगा, और बिजनेस जो है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग पर्सन हैं, दोनों एक नहीं है ना। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, यानी बिजनेस का अपना खर्च होगा, अपना इनकम होगा, और ओनर का अपना पर्सनल खर्च, पर्सनल इनकम होगा, ठीक है। अब बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए हैं तो इसे वापस भी देना होगा, है ना। बिजनेस में ओनर ने अगर पैसे लगाए हैं तो ओनर को वापस तो देना पड़ेगा ना पैसे। सो ये कब पैसे लौटाए जाते हैं, ये कैपिटल जो होता है जनरली बिजनेस जब अंत होगा, बिजनेस जब क्या होगा, अंत होगा, बंद होने वाला होगा, तो उस टाइम ओनर के कैपिटल को वापस किया जाता है। सो इसी तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी हो गया हमारा कैपिटल, है ना। बिजनेस का इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल हो गया, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी अल्टीमेटली होता है ओनर का ही। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो किसी एक्सटर्नल पार्टी को अगर कोई भी पैसे वापस करने हो किसी आउटसाइडर को, सो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है वो क्रेडिटर्स हो गया। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक में जितना पैसा है उससे ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। लोन, लोन तो आप जानते ही हो, तो बैंक से लोन लिया तो वापस करना होगा, ये सभी एक्सटर्नल पार्टीज हैं। सो लास्ट वीडियो में आपने यूजर्स के बारे में भी पढ़ा था कि इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। सो इंटरनल यूजर को अगर कोई पैसे वापस करने, यानी कि ओनर को मेनली, है ना, मेनली ओनर को अगर कोई भी पैसे यानी कैपिटल वापस करना है, प्रॉफिट देने हैं, सो वो इंटरनल लाइबिलिटी हो जाएगा बिजनेस का। दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या हो गया, किसी आउटसाइडर को जो पैसे हमें वापस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी अगर कैटेगराइज करें तो दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, नन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। सो नन करेंट और करंट क्या होता है, देखो सबसे पहला ये टाइम पीरियड से रिलेटेड होगा। सो करंट लाइबिलिटीज हमारा क्या हो गया, विद इन फाइनेंशियल ईयर या विद इन अकाउंटिंग ईयर हमें ये वापस करने होते हैं, ठीक है। यानी एक साल के अंदर जो जो लाइबिलिटीज हमें वापस करने होते हैं वो करंट लाइबिलिटीज होता है, और एक साल से ज्यादा हमारे पास समय है किसी कर्ज को चुकाने के लिए, वो नन करेंट लाइबिलिटीज हो जाता है, ठीक है। सो नन करेंट लाइबिलिटीज दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज व्हिच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। तो इसका एग्जांपल कुछ हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स आगे आप पढ़ोगे ये शेयर्स के तरह ही होता है, सो ये नन करेंट लाइबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटीज का तो मैंने बता दिया, अब एग्जांपल्स इसका देख लो। तो एग्जांपल इसके बैंक ओवरड्राफ्ट, की बैंक से हमने यहाँ पे जितने पैसे थे उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो बिजनेस अकाउंट यानी करंट अकाउंट पे मिलता है। फिर क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है तो उसको पैसे भी तो वापस करने होंगे, सो ये क्रेडिटर्स।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो अभी फिलहाल आप इसको याद कर लो जो टर्म है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे आएगा ही ये। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, चलो नेक्स्ट आ गया एसेट्स। ठीक है, सो एसेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेट्स किसे कहते हैं? सो एसेट्स जो भी प्रॉपर्टीज है ना, किस चीज का प्रॉपर्टीज? सो प्रॉपर्टी या लीगल राइट्स ओन्ड बाय अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। तो कोई भी रिसोर्सेज जिससे कोई मनी वैल्यू अटैच्ड है, जो कि बिजनेस का प्रॉपर्टी है ना, उसे एसेट्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स में आप ले सकते हो कि कैश हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया जिस सामान का हम खरीद बिक्री करते हैं, मशीन्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो ये कॉपीराइट वगैरह क्या होता है ये आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे टर्म्स अभी आएंगे जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आगे देखेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे, और अभी के लेवल पे आप उतना ज्यादा नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए मैं ये बात कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टर्म्स है और कॉपीराइट जस्ट अभी हम लोग देखेंगे, ये सब कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स एनीथिंग which will enable the firm to get cash or benefit in future is an asset. So कोई भी ऐसा चीज जो क्या है, या तो कैश है या तो हमें कैश अर्न करने में मदद कर रहा है फ्यूचर में, सो वो सभी हमारा एसेट होगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एक्सेट्रा। सम कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कुछ फीचर्स इसके हैं जो अटैच्ड हैं इससे। सो क्या क्या है? सो इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। सबसे पहला चीज क्या आ गया, ये बिजनेस के द्वारा ओन होना चाहिए, है ना। तो अब जैसे एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग, वो बिजनेस का खुद का होना चाहिए, तब वो बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, जनरेट्स रेवेन्यू इन द बिजनेस, बिजनेस में वो रेवेन्यू जनरेट, इनकम जनरेट करने में हमारा मदद करे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मॉल है, ठीक है, या आप शोरूम का बात कर लो कि एक शोरूम है, उसमें आगे सोफा वगैरह लगाया हुआ है, वेटिंग एरिया है या कस्टमर लाउंज है। सो वो सोफा क्यों लगाया हुआ है? सोफा बिजनेस का क्या हो गया, एसेट हो गया। सो वो क्यों लगाया है? बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो मदद कर रहा है ना। वो अगर नहीं रहेगा, लोग आएंगे कहाँ बैठेंगे? ठीक है, सो इस तरीके से, या तो हम अगर बात कर ले कि कोई भी तरह के एसेट जो है वो रेवेन्यू जनरेट में हमें मदद करता है। नेक्स्ट है, इट मे बी टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। सो इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या हो जाता है? टेंजिबल का मतलब क्या होगा, विच कैन बी टच्ड और सीन। सो ऐसे एसेट्स जिसको टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है, और इनटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे इनटेंजिबल का एग्जांपल कॉपीराइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट। इससे कुछ ना कुछ वैल्यू अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर उसका नुकसान हो रहा है ना, तो उससे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही है, इससे कोई मतलब नहीं है बिजनेस को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इसे मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके। ये एसेट्स के कुछ फीचर्स हो गए। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स। सो इसमें नन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स हो गए। सो नन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? सो नन करंट एसेट्स पहले कहेंगे किसे? सो जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्ड किया जा रहा है ना, बिजनेस के द्वारा, सो उसे नन करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे एक बिजनेस में बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गए। सो ये लंबे समय तक होल्ड करने वाले एसेट्स हैं, सो इसे नन करंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है, दे आर नॉट हेल्ड फॉर विथ अ बिजनेस विथ अ पर्पस टू रीसेल। ठीक है, सो इसे रीसेल के पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया है ना, इसे रीसेल के पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया। जैसे आप शोरूम का एग्जांपल ले रहे थे, सो उसमें क्या हो गया, मान लेते हैं कार का शोरूम है। ठीक है, सो कार के शोरूम में वहां पे क्या है, फर्नीचर्स है, चेयर्स है, वहां पे टेबल्स है ना, डेस्क है। सो ये सभी चीजें जो हो गई, ये सभी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है एक तो सबसे पहला, और दूसरा क्या हो गया कि इसे रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा गया, इसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया गया है टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, कि बिजनेस ऑपरेशंस आसानी से चलाया जा सके, इसीलिए इसे हम लोगों ने परचेज किया है। सो एग्जांपल्स इसमें आ गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स
हमने यानी कि हमारे बिजनेस ने किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे यहाँ पे हैं जो लंबे समय के लिए रहेंगे, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सभी हो गए। इसमें दो आ जाते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। सो अभी हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल का बात किया। सो टेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वैसे एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। उसी तरह से इनटेंजिबल क्या हो गए, सो इनटेंजिबल का मतलब जिसको टच और देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, वैसे एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सो वैसे कौन कौन से एसेट्स होते हैं, सो जैसे पेटेंट हो गया। पेटेंट क्या होता है, तो बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है मार्केट में, जिससे बिजनेस और एक्स्ट्रा पैसे अर्न करती है, वो हो गया पेटेंट, और वो इंटेंजिबल एसेट हो गया। सॉरी, उल्टा मैंने कह दिया, ये गुडविल का मैंने बता दिया, पेटेंट अलग चीजें हैं, है ना, और दिमाग में मेरा गुडविल चल रहा था तो मैंने गुडविल का बता दिया। ये गुडविल क्या है, सो गुडविल इज अ रेपुटेशन। ठीक है, सो गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसे अर्न करते हैं। जैसे आप शूज का एक देख लो कि अगर जैसे ये नाइकी का कुछ ऐसा सिंबल रहता है ना, एक टिक का सिंबल रहता है, सो वो ब्रांड हो गया। और अगर एक आप समझ लो कि एक नाइकी का शूज है और एक नॉर्मल एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है, सो कौन ज्यादा पैसे अर्न करेगा मार्केट में, कौन ज्यादा सेल कर पाएगा, तो ऑब्वियसली नाइकी सेल करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसका रेपुटेशन ज्यादा है ना, सो दैट इज गुडविल। नाउ पेटेंट किसे कहते हैं, सो पेटेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आपका बिजनेस आइडिया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो कहीं चोरी ना हो जाए, कोई आपका बिजनेस का आइडिया है, वो लग रहा है कि कहीं चोरी ना हो जाए, या आपने बिजनेस में कुछ नए चीजें बनाई है, नई टेक्नोलॉजी बनाई है, सपोज मान लेते हैं एक यूनिक पेन आपने बनाया, ठीक है, आपको डर है कि ये कॉपी ना हो जाए, है ना, ये कहीं चोरी ना हो जाए, सो आप क्या करोगे कि पेटेंट, इसे पेटेंट करवा लोगे, है ना। पेटेंट का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आप इस आइडिया को, इस टेक्नोलॉजी को आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। और जब भी आगे अगर किसी को वो प्रोडक्ट यूज करना होगा, सेल करना होगा, सो आपका परमिशन लेगा। अगर आप परमिशन डिनाई कर दोगे, सो वो सेल नहीं कर पाएगा। आप परमिशन देते हो तो आप उसके बदले में पैसे भी अर्न कर सकते हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक मूवी है, उस मूवी का कोई रीमेक, मान लेते हैं गुजराती में एक मूवी है, ठीक है, उस मूवी का हिंदी रीमेक या बॉलीवुड रीमेक कोई करना चाह रहा है, ठीक है, सो वो प्रोड्यूसर और जो उस गुजराती मूवी को बनाए होंगे, उससे वो परमिशन लेगा जाके, ठीक है। अगर वो बोल दिया कि हाँ ठीक है आप बनाओ, तो लेकिन जितना भी आपका सेल होगा या जितना आपका प्रॉफिट होगा, उसका इतना परसेंट हम लेंगे, ठीक है, या फिर इतना सिंपली मुझे दे देना, तो ये परमिशन देना हुआ। सो ये क्या हो जाएगा, सो ये बेसिकली क्या कहला जा सकता है कि ये पेटेंट नहीं हुआ, बेसिकली ये कॉपीराइट का एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अब कॉपीराइट है ये। अब क्या कॉपीराइट किन किन चीजों पे होता है, आर्टिस्टिक चीजों पे होता है, ठीक है, जैसे मूवीज हो गया, बुक्स हो गया, इन सभी पे कॉपीराइट होता है। तो आप कॉपीराइट का कुछ ऐसा सिंबल देख सकते हो, आपके बुक्स वगैरह में भी होगा सी, और वो सर्कल के अंदर एक छोटा सा सी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सो आपके परमिशन के बिना वो कोई आर्टिस्टिक चीज दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते, वो हो जाता है आपका क्या, कॉपीराइट, ठीक है। सो कॉपीराइट का सिंबल जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो आप, कॉपीराइट का सिंबल है ये देख लो, ये हो गया आपका कॉपीराइट का सिंबल। ये आप बुक्स में देख लोगे, और आप बहुत जगह पे रहता है ना, मूवीज वगैरह में भी रहता है, कॉपीराइट वगैरह मेंशन किया रहता है। चलो, तो ये हमने देख लिया कुछ इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और भी बीच बीच में आते रहेगा हमारा। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स किसे कहते हैं, सो करंट एसेट्स का सिंपल मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एक साल के अंदर ही उसे हमें क्या करना है, कैश में कन्वर्ट कर देना है। सो करंट एसेट्स आर दोज which are held by business with a purpose of converting them into cash within a short period. So या तो वो कैश होगा या तो उसे शॉर्ट पीरियड में हमें कैश में कन्वर्ट करना है, जैसे गुड्स हो गया। सो गुड्स हमारे करंट एसेट्स हो गए। डेटर, डेटर का मतलब क्या हो गया, जिसे उधार में हमने सामान सेल किया है। बिल्स रिसीवेबल उसी से जुड़ा हुआ है, तो आगे अभी हम लोग डेटर पढ़ेंगे तो ये बिल्स रिसीवेबल समझ लेंगे। सो नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। सो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, सो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नाइदर टेंजिबल नॉट इनटेंजिबल, है ना। तो जो ना ही टेंजिबल फॉर्म होते हैं और ना ही इनटेंजिबल फॉर्म होते हैं,
दे आर लॉसेज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सो ये काइंड ऑफ लॉस होता है जिसे एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं किया जाता है, यानी राइट ऑफ का मतलब नहीं यहाँ पे हटाया जाता है हमारा खर्च मान के, इसे मल्टीपल ईयर्स तक रखा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक बिजनेस है, उसने ऐड किया है, ठीक है, ऐड करवाया है। सो ऐड करवाया, किसी बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाया और उस बड़े सेलिब्रिटी को देना कितना है, सो मान लेते हैं कि उसे 20 करोड़ देने हैं, ठीक है। सो 20 करोड़ यहाँ पे उसे पेमेंट करने हैं। अगर आप यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस सबसे पहला कि बिजनेस को इस 20 करोड़ का जो उसने खर्च किया है उससे एक साल में ही नहीं, एक साल से ज्यादा उसे फायदा मिलेगा, ठीक है, एक साल से ज्यादा उसे क्या होगा, फायदा मिलेगा। अब वो इसको आज का ही खर्च दिखा दे, इसी साल का अगर खर्च दिखा दे तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि इससे हमें बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक ही बार अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया जाए तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ जाए या बहुत कम प्रॉफिट आए। सो इस सिचुएशन का एक समाधान है, क्या समाधान है कि ये जो पूरा का पूरा जो खर्च है उस खर्च को बांट दिया जाए कुछ सालों में। तो अगर बिजनेस ने यहाँ पे सोचा है कि ये हमें आगे आने वाले 4 साल तक ये हमें फायदा पहुंचाएगा, यानी आज जो हमने खर्च किया है 20 करोड़ रुपए, ये हमें 4 साल तक फायदा देते रहेगा, एक एस्टिमेशन निकला। सो इस 4 साल में हम इस खर्च को बांट दिए, यानी अगर डिवाइड करते हैं इसको 4 से तो कितना आ गया 5। सो 5 करोड़ ईच ईयर, सो हर साल वो क्या होगा 5 करोड़ राइट ऑफ होगा, यानी कि इस साल का खर्च सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ दिखेगा और बाकी जो 15 करोड़ हो गए है ना, 15 करोड़ जो बचे वो 15 करोड़ को बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है। साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसमें शो कर दिया जाता है एसेट के रूप में, ठीक है। ये 15 करोड़ को एसेट मान लिया गया और इस साल का खर्च सिर्फ 5 करोड़ ही माना गया है, यानी कि ये 5 करोड़ हमारा क्या है इस साल का खर्च है, क्योंकि आगे अभी और साल में ये हमें 3 साल और ये हमें फायदा पहुंचाएगा। सो अभी क्या कर दिया गया, अगले साल मतलब यानी कि ये 15 करोड़ जो हो गया ये एसेट मान लिया गया है। फिर अगले साल वैसे ही 5 करोड़ फिर राइट ऑफ होगा और अब फिर कितना बच जाएगा 10 करोड़ बच जाएगा, वो हमारा एसेट होगा। सो यही जो 15 करोड़ इस साल का बचा वो फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, यानी एसेट्स नहीं है, लॉस है, लेकिन इसे हम लोग एसेट के तौर पे इसीलिए शो करते हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये हमें फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेलिब्रिटीज जो आज एड यहाँ पे किया हमारा, उस एड से हमें आगे आने वाले 4 साल तक फायदा मिलेगा। सो इस साल हमने क्या किया, सिर्फ 5 करोड़ ही खर्च दिखाया है और बाकी 15 करोड़ को एसेट मान लिया है, लेकिन है वो खर्च ही है ना, सिर्फ इसीलिए एसेट की तरह से शो किया जा रहा है क्योंकि फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट होने वाला है और कोई बात नहीं, ठीक है। इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, जो आगे भी आप देखोगे। फिर इसका एग्जांपल और क्या हो गया, हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया है ना, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। ये सभी टर्म्स जो है थोड़ा क्रिटिकल टर्म है, आपको धीरे धीरे जब आप कॉमर्स लाइन में आप हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा और 11th में ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेंगे। तो जब आपको उसका यूज होगा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइटम रिसीट। तो रिसीट्स क्या होता है, रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। सो रिसीट का मतलब क्या है कि जो भी पैसे हमें मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। रिसीट दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। सो रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है, it is the amount received or receivable in normal course of business that is against income. So example, amount received or receivable against sale of goods or rendering services. So revenue receipt क्या हो गया, सबसे पहले आप देखो कि revenue और capital word जहां आएंगे, so revenue का मतलब होता है recurring in nature, जैसे revenue receipt जो हो गया वो recurring in nature होगा, बार बार इससे पैसे आएंगे। सो जैसे गुड्स और सर्विसेज को हमने सेल किया है तो उससे हमें जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट क्या हो गया कि कोई अदर एसेट्स हमने सेल कर दी, जैसे रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, यानी जो रिकरिंग नेचर का नहीं,
बार बार वो नहीं हो रहा है। जैसे अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। सो अब जैसे मान लेते हैं कि एक शूज मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। सो शूज जो सेल कर रही है और उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट। वहीं पे मान लेते हैं कि उसके पास एक पुराना मशीन पड़ा हुआ था, ठीक है। उस मशीन मशीन का जो वैल्यू था, है ना, उस मशीन का जो वैल्यू था वो आज के डेट में दिख रहा था कि 10,000 रुपीज का है, और इस मशीन को सेल किया गया 12,000, ठीक है। ये 12,000 में बिक गई। 10,000 का इसका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू था और ये 12,000 में बिक गया। सो 2,000 हमें फायदा हो गया। सो अब ये जो हो गया, यानी कि सबसे पहला वो फायदा का तो अलग बात है, लेकिन ये जो 12,000 रुपए हमारे पास आए हैं, ये कैसा रिसीट हुआ? ये कैपिटल रिसीट हुआ, क्योंकि ये मशीन बेचने का हमारा बिजनेस नहीं था। हमारा बिजनेस है शूज मैन्युफैक्चरिंग। तो शूज मैन्युफैक्चरिंग से जो हमारे पैसे आए वो रेवेन्यू रिसीट हो गया, और वहीं एक मशीन को सेल करने से जो पैसे आए वो हो गए हमारे कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये बार बार नहीं हो रहा है। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर हमारा जनरली रेवेन्यू, अच्छा ये आगे भी हम लोग देखेंगे। देखो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। सो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, सिंपल तो इसका मतलब खर्च होता है, लेकिन ऐसे पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं या लाइबिलिटी इनकर किया जा रहा है किस चीज के लिए, तो कोई एसेट्स या गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए, अक्वायर करने के लिए। सो अमाउंट स्पेंट, या तो हमने खर्च कर दिया या तो हमने उधार में खरीदा है, लेकिन है वो खर्च ही। उधार में भी आप खरीदोगे तो वो खर्च ही कहलाएगा, है ना। जैसे वो उसमें एक और हमारा फंक्शन ऐड हो गया, दैट इज वो लाइबिलिटी भी हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी किराने दुकान में आप जाते हो, आपका जान पहचान है, सो आप उधार में सामान खरीद लेते हो 100 रुपए का। 100 रुपए का, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 100 रुपए हमारा खर्च नहीं हुआ है। खर्च का मतलब कि जब आपने सर्विसेज ले लिया या गुड्स ले लिया, वो खर्च हो गया, ठीक है। पैसे देना ना देना वो अलग बात है, कि पैसे अगर स्पेंड हो गए, एक तो स्पेंड वाला है, और अगर नहीं दिया है आपने तो लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। दैट इज एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर तीन तरह के हो गए। सो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? सबसे पहला ऐसा खर्च जो बार बार हो रहा है, एक सॉरी रेवेन्यू बार बार होगा, कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा कभी कभी हो रहा है ऐसे खर्च, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एसेट्स जो क्या हुए हैं कि परचेज किए गए हैं, एक्वायर किए गए हैं, है ना, या फिर कोई बिजनेस का जो एसेट है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, तो ऐसे खर्च जो इसमें हुए। सो ऐसे खर्च जो एसेट्स खरीदने में हो रहे हैं या तो एसेट्स को और इम्प्रूव करने में हो रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि मान लेते हैं कि इसमें दो तरह का आप देख सकते हो, दोनों एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल का भी। तो रेवेन्यू का हमने बात किया क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्च होंगे जो बार बार होंगे, है ना, रिकरिंग इन नेचर होंगे। सो इनकर्ड विच ऑफ बेनिफिट इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, जिसका जो बेनिफिट है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में वो मिल जाता है, उसका कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। सो एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरीज, रेंट। सो सैलरी हमने कब दिया, जब एम्प्लॉय काम कर लिया तो हमने सैलरी दे दिया, ठीक है। सो अब वो क्या हो गया कि सर्विसेज ले लिया जा चुका है और उसके बाद हमें क्या किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो अब ये जनरली क्या हो गया, ये हमारा शो करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। सो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि अब जैसे मान लेते हैं कि एक नॉर्मल रिपेयर है जो हर साल होता है, थोड़ा मोड़ा कहीं पैचेस है वॉल में तो उस पैचेस को ठीक कर दिया जाए, दैट इज नॉर्मल रिपेयर। अब कहीं पे जो वॉल है मान लेते हैं ये डैमेज्ड हो चुका है, यहाँ से क्या हो रहा है कि पानी लीक हो रहा है, नीचे से पानी लीक हो रहा है, बारिश होता है तो ऊपर से पानी लीक होता है। सो अब हमें प्रॉपर इसमें क्या करवाना है, रिनोवेशन करवाने का जरूरत है। सो वॉल को फिर से तोड़ा गया, फिर से बनाया गया प्रॉपर। अब ये क्या हो गया, दैट इज ये भी खर्च रिपेयर ही हो गया, लेकिन एक रिपेयर हुआ नॉर्मल रिपेयर, लेकिन दूसरा रिपेयर क्या हो गया जिससे उस वॉल का लाइफ बढ़ गया,
ठीक है। सो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे हमारा क्या हो गया, वॉल का लाइफ बढ़ गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल होते हैं, छोटा मोटा जो हमारा रिपेयरिंग हो गया। नेक्स्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हमने फिक्टिशियस एसेट्स में देख लिया, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे खर्च जो एक साल से ज्यादा राइट ऑफ किए जा रहे हैं, है ना, और जो राइट ऑफ नहीं किए जा रहे हैं। रेवेन्यू ये दोनों नेचर का होता है, एक तो हो गया रेवेन्यू इन नेचर बट रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, सो रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे उसमें हमने एग्जांपल लिया था ना कि 20 करोड़, तो यहाँ पे 5 करोड़ क्या हो गया, यहाँ हमने शो कर दिया, और इधर 15 करोड़ हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया था। सो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्सपेंसेस पे। नाउ एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ऑब्वियसली, तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, कि क्योंकि हमारे इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मैंने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में ये कवर हो जाए, ज़्यादा वीडियोस को हम लोग लेके नहीं जाए। सो आप इसको पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हो, एक बार में देखना है तो आप एक बार में देख लो, या आप इसका स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो कि जल्दी हो जाए। तो कम से कम तो मुझे लग रहा है कि 1 आवर तक तो जाएगा ही। ठीक है, सो अभी हमारे हाफ आवर हुए हैं अभी। ठीक है, सो आगे हम लोग देखते हैं एक्सपेंस। सो एक्सपेंस किसे कहते हैं? सो एक्सपेंस भी जो हो गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही फॉर्म है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस इज इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, जो रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, इट इज अ वैल्यू दैट विच हैज एक्सपायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ये हमारे खत्म हो जाते हैं। जैसे कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, ये हो गया हमारा। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ करंट एसेट्स सच एज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं आगे आप पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन आगे अभी देखने वाले हो। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये भी आगे देखोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि जो हमारे सामान बिक रहे हैं उसका एक्चुअल खर्च कितना पड़ा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो एन एक्सपेंस इज चार्ज्ड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एक्सपेंस को कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये दो और टर्म आप देख लो। प्रीपेड एक्सपेंस, तो जो भी ऐसे खर्च है जो एडवांस में पे कर दिए गए, प्रीपेड है ना, पहले ही पे कर दिए गए, ऐसे खर्च को प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। एंड बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर, तो आगे आने वाले साल में उसका हमें फायदा मिलेगा, लेकिन खर्च हमने अभी कर दिया, इसी साल में खर्च किया, लेकिन हमें बेनिफिट उसका जो मिलेगा अगले साल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। सो अब जैसे ऐसे खर्च जो क्या हो गया कि जिससे हमें बेनिफिट डिराइव हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट हमने नहीं किया। जैसे मान लो कि आप एक एम्प्लॉय है आपके घर में, या स्टाफ है, या ड्राइवर है। सो ड्राइवर पूरा महीना काम कर लिया, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हैं। सो वो खर्च तो हो चुका है, लेकिन वो आपका कैसा खर्च है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये खर्च हो गया, पेमेंट करना बाकी है। और मान लेते हैं ड्राइवर को आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, अगले साल का पेमेंट कर दिया है। ठीक है, यानी अगले महीने का। तो अगले महीने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे साल अंत होने वाला था, तो इस साल आपने अगले महीने का पेमेंट कर दिया। ठीक है, सो ये अगले साल में आ गया ये महीना हमारा, है ना। सो ये हो गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंस की काम अभी नहीं किया है और पहले ही आपने पैसे दे दिए। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? तो बिजनेस जिस चीज का डील कर रही है उसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जिसको भी वो परचेस की है या बनाई है सेल करने के लिए, ठीक है, उसे स्टॉक कहते हैं या इन्वेंट्री कहते हैं। सो अब इसमें क्या हो गया? पर्पस फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीसेल। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स। सो स्टॉक ऑफ गुड्स किसे कहते हैं? अब स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जिस सामान का हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो वो इस साल अब क्या हो गया कि अभी उतना सेल नहीं हुआ है, गोडाउन में अभी बचा हुआ है। सो इसे भी हम लोग स्टॉक कहेंगे। सो स्टॉक इन ट्रेडिंग कंसर्न इट कंप्राइजेज ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। जितना सामान अभी बिकना बाकी है वो हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट कंप्राइजेज प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सो अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है, खुद का बिजनेस है जो बना के बेच रही है। सो बना के अगर सेल कर रही है तो जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है
और अभी सेल नहीं हुआ है वो स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सो वो क्या करती है, रॉ मटेरियल परचेस करके लाएगी और फिर सेल करेगी, है ना। सो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है। उसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया, एक तो यहाँ पे आपने देखा कि फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का आपने स्टॉक देखा, उसी तरह से बीच के भी तो हो गए। एक है भी रॉ मटेरियल हमने खरीद के लाया, जैसे कॉटन, तो कॉटन अभी हमने खरीद के लाया है, तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिर फिनिश गुड्स कि हमने क्लोथ बना दिया, तो क्लोथ हमारा क्या हो गया, क्लोथ का जो मटेरियल मतलब हो गया वो हो गया स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और वर्क इन प्रोग्रेस, बीच में अभी मशीन में ही अटका हुआ है, आधा ही प्रोसेस हुआ है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, सो उसका भी स्टॉक हो सकता है। एक होता है ना लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक जनरली क्या हो जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म है, फिशरीज है, सो वो स्टॉक जो जनरली क्या है, जो जिंदा है, जैसे पोल्ट्री फार्म में जो चिकन होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसे आ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। और रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है ना, साल के अंत में वो कैपिटल में ऐड होगा। सो रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन arising in the course of ordinary activities of the enterprise, resources yielding interest, dividend, etc. Example received from sale of goods, rent, commission. सो रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू का सिंपल मतलब है कि गुड्स को सेल करने से जो पैसे आ रहे हैं दैट इज रेवेन्यू। सो ये हमारा ग्रॉस इनफ्लो है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा, इसमें अभी हमने कुछ हटाया नहीं है। वही इनकम क्या हो जाता है, सो इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड। सो इनकम इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट जिस जो हमारा क्या हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा अर्न किया जा रहा है, यानी अकाउंटिंग पीरियड में। सो इन अदर वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। सो ये रेवेन्यू हो गया और कुछ खर्च हो गए, जैसे मान लेते हैं एक शॉप है हमारा, सो उसमें हमने सामान सेल किया है, ठीक है, उससे पैसे आए। अब खर्च भी तो होता होगा, जैसे बिजनेस में खर्च क्या क्या होते होंगे, एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी पेमेंट करना है, ठीक है, और क्या होता होगा, रेंट पेमेंट करना होता होगा उस जगह का, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने होते होंगे। अब ये सभी खर्च हटा दें, वो सेल में से जो हमारा आया है, जैसे सेल हमने किया है 20,000 का, ठीक है, अब 20,000 में से हमने यहाँ पे हमारा खर्च हो गया 5,000 का, सो हमारे पास बचे कितना 15,000, तो वो 15,000 हमारा क्या बना, इनकम बना। रेवेन्यू कितना हो गया, तो रेवेन्यू हुआ 20,000, ठीक है। सो 20,000 रेवेन्यू हुआ जो सेल होके आया हमारा, इसमें से 5,000 क्या हो गया, खर्च हो गया, और जो बचा वो हो गया हमारा इनकम, 15,000 हमारा इनकम कहलाया। वही प्रॉफिट क्या है, सो प्रॉफिट इज अ इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिसके लिए बिजनेस बनी है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो उससे जो जो इनकम अर्न हो रहा है उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी होता है ना। सो वो सभी चीजें आपको 12th में पढ़ना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी 11th के लेवल पे आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट है परचेज। अब देखो परचेज को जनरली हम लोग देखते हैं कि हाँ परचेज क्या हुआ, कि कुछ भी चीज को परचेज करना, खरीदना, ये परचेज हो गया, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग परचेज का इस्तेमाल कब करेंगे, सो परचेज का यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए करेंगे। सो गुड्स क्या होता है, गुड्स और अदर एसेट्स में अंतर क्या है, सो गुड्स क्या हो गया, गुड्स हमारा ऐसा चीज है जिसका क्या हो रहा है, बिक्री होगा बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में उसका रीसेल होगा, तो वो हो गया गुड्स। तो गुड्स को अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म यूज होगा परचेज, और गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म होगा सेल। लेकिन अगर हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म यूज होगा मशीनरी। मशीनरी को परचेज हुआ तो मशीनरी उसका नाम, और भी कोई एसेट्स होगा उसको अगर हम परचेज करेंगे तो वहां पे उसका नाम ही बस लेंगे, ठीक है। लेकिन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग परचेज अगर करेंगे तो परचेज लेंगे, और गुड्स को अगर सेल करेंगे तो सेल्स वर्ड का यूज करेंगे। वहीं पे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब जिससे हम लोग परचेज करके लाएं तो उसको गुड्स वापस कर दिए, है ना, कुछ डैमेज हो गया या उतना भी सेल नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से हम उसे अगर वापस कर दे रहे हैं, किसी सप्लायर से हमने परचेज किया
और उसे वापस कर दिया, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हो गया कि जिसको भी हमने सामान सेल किया वो हो सकता है वापस कर दे, किसी भी कारण से वापस कर दे, तो वो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर्स। सो नेक्स्ट टर्म आया डेटर, और डेटर के बारे में तो अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं। सो डेटर वैसा पर्सन है जिसको क्रेडिट में सामान क्या किया गया है, सेल किया गया है, सामान यानी गुड्स। सो क्रेडिट में जिसको गुड्स सेल किए गए हैं उसे डेटर कहते हैं। अब यहाँ पे टर्म आता है बिल्स रिसीवेबल। सो देखो, मान लेते हैं इस डेटर ने वादा किया क्या कि आपको ना 2 महीने के बाद पैसा पेमेंट करेंगे। बिजनेस को बोला क्या कि 2 महीने के बाद पैसे पेमेंट करेंगे। अब बिजनेस बोल रहा है कि अगर इस 2 महीने के अंदर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, सो बिजनेस उसको एक उपाय बताता है कि आप यही एक ड्यूली स्टैम्प्ड पेपर पे आप ये मेंशन कर दो, सो जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। सो आप जैसे ही ये डेटर क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये 2 महीने के बाद मैं दूंगा, ये आपको एक स्टैम्प पेपर पे मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। ठीक है, यानी डेटर जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर होता है जिसको हम लोग पैसे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पैसे के बदले में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो यही चीज ये डेटर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और साइन कर दिया यहाँ पे। और देखो कैसा किस तरह का होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अमाउंट लिखा हुआ है कि मान लेते हैं 1,000 का इसको उधार में हमने सामान सेल किया है। सो अमाउंट मेंशन है, डेट मेंशन है, और लिखा हुआ है 60 डेज आफ्टर द डेट पे टू एबीसी लिमिटेड अ सम ऑफ 1,000 फॉर द वैल्यू रिसीट। तो आज जो हमने सामान खरीदा है ना 1,000 का, तो ये 60 डेज के बाद मैं इसे पैसा वापस करूंगा, ये लिखित में ये दे दिया। ठीक है, इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। सो यही जो है ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल बन गया, यानी फ्यूचर में हमें इससे पैसे अब मिलेंगे। अब जो यहाँ पे मैं आपको बताया, मैंने आपको बोला कि बिजनेस ने कहा था क्या कि अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, और इसको लिखवा लिया ये बात। सो क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पैसों की तरह यूज किया जा सकता है? ऑब्वियसली। सो अगर बिजनेस को मान लेते हैं इस 2 महीने के अंदर ही, है ना, 10 दिन में इसे पैसे का जरूरत पड़ जाए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके चला जाएगा बैंक में, है ना, और बैंक में इसे इन कैश करवा सकता है ना, कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये 1,000 का है, बैंक कुछ मिनिमल अमाउंट चार्ज करेगी, है ना, जैसे सपोज 50 रुपीज। सो अमाउंट पे वैरी करता है कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं 1,000 रुपए का उसे जरूरत था और बैंक में वो चला गया, बैंक में उसे कैश में कन्वर्ट करवाया, तो बैंक उसे कैश में कन्वर्ट कर देगी कुछ अमाउंट कट करके, है ना, कुछ छोटा सा इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को वो कट करके इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो अमाउंट कट करके इसे बिजनेस को पेमेंट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस क्या किया, कैश में इसको कन्वर्ट करवा सकता है, विदिन 60 डेज भी कन्वर्ट करवा सकता है। अगर ये रख लिया तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये डेटर वापस कर देगा पैसा इसका, है ना। या तो बिजनेस और एक काम कर सकता है, किसी को पैसे चुकाने होंगे बिजनेस को, है ना, किसी को पैसे देने होंगे, तो पैसा ना देके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसे माना गया है कि ये एक्सचेंज किया जा सकता है, पैसों के रूप में इसका लेन देन किया जा सकता है। लेकिन वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट करता है इसे या नहीं कर सकता है ना, लेकिन पैसे के रूप में ये चल सकता है। आज के डेट में ये बहुत कम यूज होता है, नाम मात्र के बराबर ही यूज होता है, बहुत ही रेयर है ये। ठीक है, आज के डेट में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के थ्रू रूटेड होते हैं। ठीक है, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल कम होता है। सो ये बिल्स रिसीवेबल आपने समझा, ये जो बिल था वो हमारे लिए यानी हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, इट इज बिल रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल, नेक्स्ट टर्म हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, जब डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ देंगे, है ना, यानी कि हमारे बिजनेस में कुछ डेटर हैं और कुछ कन्वर्ट हो गए डेटर बिल्स रिसीवेबल में, है ना, तो डेटर और बिल रिसीवेबल को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है, और ये सभी हमारे एसेट्स ही हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर। सो क्रेडिटर क्या होता है, जिससे बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है, क्रेडिट परचेस किया है। अब कंडीशन उसी तरह का है, बिल्स पेबल यहाँ पे। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा है इस क्रेडिटर से। अब ये बोल रहा है, बिजनेस अब बोल रहा है कि मैं आपको
60 डेज यानी कि 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा। अब क्रेडिटर और ये खुद से ये मान गया कि यही चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, लिखित में आपको दे देता हूँ। या तो ये क्रेडिटर ये बात बोल दे कि आप लिखित में दे दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, या तो बिजनेस खुद मान जाए। ठीक है, सो अगर मान बिजनेस खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए बिल्स पेबल बन गया। अभी हमारे लिए क्या बना, बिल्स पेबल बन गया। ये हमें देना है, तो हमें देना है तो बिल्स पेबल बन गया। और जिसे लेना है क्रेडिटर के एंगल से अगर देखेंगे तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा, सेम चीज। सो क्रेडिटर के एंगल से वो बिल रिसीवेबल एसेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे बिजनेस के एंगल से ये बिल्स पेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने वादा किया है कि 2 महीने के बाद पैसा देंगे। ठीक है, सो ये बिल्स पेबल हो गया, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। वहीं ट्रेड पेबल क्या हो जाता है, जब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम ऐड कर देंगे तो ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे बिजनेस में कुछ क्रेडिटर्स होंगे और कुछ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, सो जितने भी बिल्स पेबल हमारे बिजनेस में दिख रहा है और क्रेडिटर्स दिख रहा है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो ट्रेड पेबल्स बन जाता है, और ये सभी हमारे लिए लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्काउंट। सो डिस्काउंट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं, तो कोई भी तरह का कंसेशन अगर मिल रहा है, सो व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड अ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय अ बिजनेस, इट इज नोन एज डिस्काउंट। सो किसी भी तरह का रिडक्शन जो गुड्स के प्राइसेस में अगर दिख रहा है, सो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। सो डिस्काउंट 3 तरह का हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। सो ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, so trade discount is a rebate allowed by seller on the basis of sale. It is basically a quantity discount. It is not recorded in the books of account. देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि है तो सभी जो गुड्स का प्राइस कम ही करना डिस्काउंट ही होता है। सो ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या हो जाता है, सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, कि अब सेल्स को, ये जनरली क्वांटिटी डिस्काउंट है, जैसे एक पे एक फ्री। सो वो क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। या अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्चुअल में इतने का था, आप इतना ही दो। सो ये सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। वहीं कैश डिस्काउंट जो है वो क्या है, टाइमली पेमेंट के लिए करवाया जाता है, कि कैश डिस्काउंट इज अ रिबेट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू। ये अलाउ किया जाता है कि टाइमली पेमेंट सामने वाला कर दे। जैसे वो बोल रहा है कि 2 महीने के बाद, मान लेते हैं वो 20,000 का सामान खरीदा है और बोल रहा है ना कि 2 महीने के बाद पैसे देंगे। अब उसे हमने बोल दिया क्या कि अगर आज ही पेमेंट करोगे तो तुम्हें सिर्फ 19,000 ही पे करना पड़ेगा, और 20 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो वो आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, कि अब जो भी इस समय के बाद आप पेमेंट करोगे तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आज ही अगर दे दोगे पैसा आप, तो आपको सिर्फ 19,000 ही पेमेंट करने पड़ेंगे। सो ये भी एक ऐसा डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट, जो टाइमली पेमेंट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कि इतने समय तक आपने पेमेंट कर दिया तो आपको इतना छूट मिल जाएगा। और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं रिबेट क्या है, रिबेट ऐसा डिडक्शन है जो सेल यहाँ पे किया जा रहा है किन चीज़ों को। अब जैसे मान लेते हैं कोई जो हमारा प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है, या बहुत समय हो गए, ठीक है, या एक्सेस सप्लाई हमारे पास आ चुका है, अब वो या तो आउट ऑफ डिमांड हो चुका है वो प्रोडक्ट। सो वो अभी हम लोग स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो काम कर रहे हैं कि हम कम कर दिए पैसा, है ना, सो से डिबेट कहा जाता है। तो आप देखोगे कि बहुत जगह शूज वगैरह के शोरूम के बाहर लगाए रहते हैं ये लोग स्टॉक, या सेल 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 लिखे हुए रहते हैं। तो जो पुराना स्टॉक रहता है उसे उनको क्लियर करना होता है, इसीलिए वो 50% डिस्काउंट पे भी दे देते हैं, 60% डिस्काउंट पे भी दे देते हैं। तो ऐसा जब दिखेगा ना तो वो डिबेट हो जाता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहला आप ये समझो डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं। सो फिक्स्ड एसेट्स तो आपने देख लिया कि जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए होल्ड किया जा रहा है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट्स में भी डेप्रिसिएबल, तो डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है, जिस एसेट्स का एक लिमिटेड लाइफ होता है। ठीक है, लिमिटेड लाइफ। जैसे मान लेते हैं एक मशीन हमने आज परचेज किया है, तो इसका लिमिटेड लाइफ हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो मशीन है ना ये 5 साल तक चलेगा, ये मशीन जो है ना ये 10 साल तक चलेगा। तो एस्टिमेट किया जा सकता है उसका, उसके लिए भी प्रॉपर कैलकुलेशंस होते हैं।
सो एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन लैंड, तो लैंड भी फिक्स्ड एसेट्स है लेकिन वो डेप्रिसिएबल नहीं है, क्योंकि लैंड का जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। उसका लाइफ एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि लैंड इतने ही समय तक ये अर्थ पे रहेगा, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो लैंड डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स नहीं। तो बहुत सारे बुक्स में आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन समझाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स का बात किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स का बात कर रहा हूँ, जो सीए में भी आपका बताया गया है। सीए के बुक्स वगैरह में भी इस तरीके के डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स, ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसका लिमिटेड लाइफ है, सबसे पहला। दूसरा चीज इसमें और क्या हो गया कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, कि जब डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू है वो घट रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्यों? तो बिकॉज ऑफ यूजेस, यूज करने के कारण उसका वैल्यू घट रहा है। विथ एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम पास होने की वजह से उसका वैल्यू घट रहा है। और ऑब्सोलेसेंस, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उसका वैल्यू घट गया। या एक्सीडेंट है ना, वो मशीन का एक्सीडेंट या खराब हो गया, ठीक है, सो कुछ घटना उसके साथ घट गई तो वो उसका वैल्यू घट गया, है ना, कम हो गया। सो ये सभी जो वैल्यू घट रहा है इन फिक्स्ड एसेट्स का, इसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आज आपने मान लेते हैं मोबाइल फोन परचेज किया है, सो मोबाइल फोन परचेज किया और 1 साल हो गया, सो अब 1 साल के बाद उसका वो प्राइस नहीं रह जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। या आज ही आपने परचेज किया, कल ही आप सेल करना चाहो ना, तो देखोगे कि उसका वैल्यू घट गया। तो क्यों वैल्यू घटा? टाइम पास होने की वजह से, ठीक है, यूज के वजह से, या ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। जैसे कोई मशीन है और ये मशीन हमारा क्या था, मैनुअली ऑपरेट होता था, और आज के डेट में ऑटोमेटिक मशीन आ गया। तो ऑटोमेटिक मशीन आने की वजह से मैनुअल का क्या हो गया, जो डिमांड था वो कम हो गया, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आज अगर आप सेल करना चाहोगे तो बोलेगा कि कौन अब ये लेता है, अब कौन यूज करता है इसे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज होता होगा जो आपके घर में क्या बोलते हैं, अब ये चलता कहाँ है, अब इसका यूज कहाँ होता है, अब तो ये लेटेस्ट वाला आ गया है। ठीक है, सो अब उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन को और क्या बोला जाता है, इट इज एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। सो ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है कि हमने एक पूरा इसका लाइफ का हम लोगों ने देख लिया है कि ये अगर 10 साल तक चलेगा या 5 साल तक चलेगा, तो हर साल कितना कितना घटेगा ये भी हमें पता लगा लिया। ठीक है, उसे ही डेप्रिसिएशन कहेंगे। सो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये नन कैश एक्सपेंस है, कहीं ये पैसा निकलता नहीं है। ठीक है, लेकिन नन कैश एक्सपेंस है, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ताकि अगर जब ये बिजनेस में ये जो भी मशीनरी या जो फिक्स्ड एसेट्स अगर हम एक्सचेंज करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे, तो उस टाइम तक ये जो नन कैश एक्सपेंस के नाम पे हमने पैसा हटाया है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग ये नए एसेट्स को परचेज कर सके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएं, और पूरे साल 5 साल तक डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग खरीदे थे जो भी प्राइस में, और डेप्रिसिएशन लग के वो 10,000 डेप्रिसिएशन लगा है। सो 10,000 आज हमारे पास आ गया ना एक्स्ट्रा, और मान लेते हैं कि नया मशीन अगर मिलेगा भी 15,000 में, तो 5 और लगा देंगे, 10 तो हमारे पास आ गया है ना, जो हमने सेव किया है, साइड कर दिया था डेप्रिसिएशन के नाम से। नेक्स्ट है बैड डेट्स। सो बैड डेट्स किसे कहते हैं, तो बैड डेट्स लॉस है सबसे पहला बिजनेस का। बैड डेट्स क्या है कि जो भी डेटर है, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, सो अगर जो डेटर है वो क्या कर रहा है, पैसा वापस नहीं किया बिजनेस का, है ना, 1 साल के अंदर उसे कैश में हमें कन्वर्ट करना होता है, 1 साल के अंदर उसने अगर पैसा वापस नहीं किया है, तो वो हमारा बैड डेट्स हो जाता है, और उसे लॉस कहा जाता है बिजनेस का। सो बैड डेट्स इज अमाउंट ओड टू बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवरेबल, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। अब वो हमें रिकवर नहीं हो पाएगा उस डेटर से। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट भी वर्ड आपको आएगा। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट्स डेट। सो इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसे तो दिवालिया होता है। दिवालिया का मतलब क्या हो गया कि जो अब अपने कर्ज को पूरा नहीं कर सकता है, कर्ज पेमेंट कर ही नहीं सकता है, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं कि वो कर्ज को पेमेंट करे, यानी अपने डेट्स को, लाइबिलिटीज को पेमेंट करे। ठीक है, सो कोर्ट से जाके वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा लेता है ना, और कोर्ट क्या करती है, उसके सारे प्रॉपर्टीज को सीज कर लेती है, और सीज करने के बाद उसे नीलाम करती है, और जो उससे पैसे आता है ना, वो पैसे को उसके जो भी कर्जदार थे, है ना, जो कर्ज दिए थे उसको, वो सभी मतलब
उन सभी को वो पैसे वापस कर देती है, लेकिन ऑब्वियसली कम ही पैसे जाएंगे। सो एक तो पैसे वापस कर दिया गया जितना भी रिकवर हुआ या नहीं रिकवर हुआ। सो जितना रिकवर नहीं हो पाया वही बैड डेट्स बन जाता है ना, जितना रिकवर नहीं हो पाया। और उस पर्सन को बस उतना ही एसेट्स के साथ छोड़ा जाता है कि जितना से वो अपना लाइफ चला ले, और फिर से वो बिजनेस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। सो अक्रूड इनकम किसे कहते हैं? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इनकम कि अर्न हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो ये कैसा इनकम है? जैसे आपने एक महीने कहीं पे काम कर लिया है, तो आपका इनकम तो जनरेट हो गया लेकिन अभी तक सैलरी जब नहीं मिला है, सो वो इनकम आपका अक्रूड इनकम कहलाएगा। नेक्स्ट है एडवांस इनकम। सो जैसे नाम यहाँ पे है सजेस्ट कर रहा है, तो एडवांस इनकम यानी अभी हमने काम नहीं किया है और हमें पैसे मिल गए उसका, है ना, एक महीने का काम नहीं किया हमने और एक महीने का पैसा एडवांस मिल गया। सो एडवांस इनकम। सो एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी बनता है और अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एडवांस इनकम लायबिलिटी है, काम करना भी बाकी है, और अक्रूड इनकम काम कर लिया हमने तो वो हमारा पैसा मिलना बाकी है, तो एसेट हो गया हमारा। नेक्स्ट टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बहुत आप सुने होंगे, है ना, कोई भी लोग कॉमर्स में ये डेबिट क्रेडिट तो जानते ही हैं कि डेबिट होता है क्रेडिट होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। सो अब देखो होता क्या है कि हमारा अकाउंट बनता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि लेजर मेंटेन होता है। तो लेजर एक में हमारा क्या होता है, सेपरेट हेड से यानी अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग अकाउंट बनता है। सो अकाउंट कुछ इस तरह का टी शेप में होता है। एक साइड हमारा, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट साइड वाला हमारा कहलाता है क्या, डेबिट। ठीक है, इस साइड में जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखेंगे, जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसे डेबिट कहा जाता है। और एक जो राइट साइड है, सो राइट साइड वाले को क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, यानी अकाउंट्स जब हम लोग मेंटेन करेंगे, सो अकाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। और इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? So when it comes to debit and credit abbreviations for debit and credit, few theories exist. अब देखो डेबिट, तो डेबिट में डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है, ठीक है, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। तो क्रेडिट तो सीआर समझ में आ रहा है, लेकिन डेबिट में आर नहीं है, तो यहाँ पे डेबिट क्यों बोला गया? तो इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। तो ये थ्योरीज क्या है कि वन थ्योरी असर्ट्स दैट डेबिट एंड क्रेडिट कम फ्रॉम लैटिन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डेबिटम एंड क्रेडिटम which is deber and credere. So ये deber और credere वर्ड से आया है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर यूज होता है। अनदर थ्योरी, दूसरा थ्योरी ये कहता है कि डेबिट का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो इस तरह के कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई थ्योरी को यहाँ पे प्रूफ नहीं किया गया है। ठीक है, सो डेबिट एंड क्रेडिट ये ट्रांजैक्शंस का दो पहलू है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शंस का दो इम्पैक्ट निकलता है। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शंस का दो इम्पैक्ट होता है, एक को डेबिट कहते हैं, दूसरा को क्रेडिट। ठीक है, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको डबल एंट्री सिस्टम और क्रेडिट यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम जब बताया था, उस टाइम भी हमने जिक्र किया था डेबिट और क्रेडिट का। तो हमारा थ्योरीज फाइनली खत्म हो गया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में आप देखो कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और लॉसेस। सभी के बारे में आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं, आपको डिटरमाइन करना है कि क्या वो एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, या एक्सपेंस है या लॉस है। तो पहला है मशीनरी। सो मशीनरी क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लिए। सो ऊपर क्वेश्चन था, नीचे आंसर था, तो आप वहां पहले क्वेश्चन को आप पहले बना लो, फिर आप इसको देखना। जैसे मशीनरी, ठीक है, सो मशीनरी क्या हो गया, एसेट हो गया। देखो मशीनरी। सेकंड है परचेज। परचेज क्या होगा, सो परचेज क्या होगा, परचेज एक्सपेंस होगा। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, उस तरह से आप टेबल बना के आप कॉपी में पहले बना सकते हो, है ना, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और जहां नहीं आएगा तो मैं तो आपको आंसर भी क्लियर कर ही दे रहा हूँ। सो परचेज हमारा खर्च है। तो परचेज क्या है कि गुड्स को खरीदना, है ना, जिसका हम लोग रीसेल करने वाले हैं, उसे परचेज कहते हैं। तो परचेज इज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी क्या है, इट इज एक्सपेंस। मैंने बताया आपको, नॉन कैश एक्सपेंस है।
नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में तो आप जानते हो कि एसेट होता है। सो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दो वर्ड आते हैं। सो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग होता है उस दिन जो स्टॉक दिख रहा है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और अकाउंटिंग ईयर का जो एंड होता है उस दिन जो स्टॉक हमारे गोडाउन में दिख रहा है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। दोनों स्टॉक एसेट ही है, चाहे हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज का, क्लोजिंग स्टॉक का बात करें या ओपनिंग स्टॉक का बात करें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो जाता है, ये लाइबिलिटी हो जाता है ना। क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है तो उसे पैसे वापस करने होंगे तो लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल को आप जैसे देखो यहाँ पे एक कैपिटल का कॉलम भी बना दिया गया है कैपिटल, सो तो कैपिटल में आएगा। अगर कैपिटल नहीं रहता तो इंटरनल लाइबिलिटी का फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है गुडविल। तो गुडविल के बारे में हमने बात कर लिया कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। सैलरी पेड टू क्लर्क, तो अगर क्लर्क को सैलरी हमने पे किया वो हमारा एक्सपेंस हो गया। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमारा क्या हो गया, ये रेवेन्यू है ना, सेल्स से जो पैसे आएंगे। फर्नीचर एसेट हो गया हमारा। पेटेंट ये भी एसेट होगा, हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये क्या है, रेवेन्यू। रिसीव किया तो हमने रेवेन्यू। उसके बाद रेंट पेड खर्च है हमारा। बिल्स रिसीवेबल ये हमने बात किया तो बिल रिसीवेबल हमारा एसेट हो गया। ट्रेड पेबल ये हो गया हमारा लाइबिलिटी। कंप्यूटर एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने बात किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, ये जहां आपने काम कर लिया है अभी तक यहाँ पे पेमेंट नहीं किया गया है ना, तो यानी सर्विसेज हमने ले ली है अभी तक पेमेंट इसका नहीं किया है हमने, तो हो गया क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट हो गया, ठीक है, कि पहले ही हमने इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में दे दिया। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू हो गया ये हमारा। डेटर ये हमारा एसेट हो गया। तो इस तरीके से ये है आपका पूरा कंप्लीट आंसर इसका, ठीक है। जब ने देखा तो ये कंप्लीट आंसर है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। सो इस पूरे चैप्टर में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लिया, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, 1 घंटे का मैंने आपको बोला भी था बीच में कि 1 घंटे का ये वीडियो अब कम से कम तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में ही हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करने का यहाँ पे कोशिश किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक में अगर दिक्कत आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और भी फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस हम यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं और कंटिन्यूअस हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट है कुछ नए वीडियोस का, सो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।